नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश गोडविंदे स्वागत करता हूँ हमारे एनजी इलेक्ट्रिकल्स चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है और उसका वर्किंग कैसे होता है। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि मोटर क्या करती है। तो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। तो दोस्तों, बहुत सारे टाइप के मोटर होते हैं, एसी मोटर, डीसी मोटर। एसी मोटर में भी 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो अभी हम देखने वाले हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप। उसमें पहला है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, उसमें 2 वाइंडिंग होती है। पहली होती है मेन वाइंडिंग और दूसरी होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो दोस्तों, हम डायग्राम के साथ समझते हैं। तो दोस्तों, इधर होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच इधर है। मेन रेजिस्टेंस, मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस इधर है। मेन वाइंडिंग इंडक्टेंस। और दोस्तों, ये है मेन वाइंडिंग। इधर है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस RS और है स्टार्टिंग वाइंडिंग इंडक्टेंस। तो दोस्तों, ये सिंगल फेज इधर रोटर रहता है। दोस्तों, इसमें सिंगल केज रोटर का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, इसका जो स्टेटर होता है उसमें 2 वाइंडिंग रहती है। पहला है मेन वाइंडिंग और दूसरी है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोला जाता है। इधर है ऑक्सिलरी वाइंडिंग और जो मेन वाइंडिंग होती है उसको रनिंग वाइंडिंग बोला जाता है। दोस्तों, इस डायग्राम से हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग को समझते हैं। तो दोस्तों, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे जो स्टेटर है उसमें 2 वाइंडिंग है। पहली है मेन वाइंडिंग, उसको रनिंग वाइंडिंग भी बोला जाता है। और दूसरी है स्टार्टिंग वाइंडिंग, उसको हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो मेन वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस लो रहता है। इधर लिखा है मैंने, मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो लो रहता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ज़्यादा रहता है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम रहता है। यहाँ पे दोस्तों एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, वहाँ से हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम कब डिस्कनेक्ट करते हैं, तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग है और मेन वाइंडिंग है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं और उसके बीच में 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट रहता है। दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि मेन वाइंडिंग में रेजिस्टेंस लो रहता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा रहता है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम रहता है। दोस्तों, हम इस सिंगल फेज सप्लाई देते हैं दोनों वाइंडिंग को, तो दोनों वाइंडिंग में से करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और ड्यू टू फेज डिफरेंस स्टेटर और रोटर के बीच में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। दोस्तों, ये जो स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है उसके अंदर रोटर होने की वजह से रोटर के जो कंडक्टर है वो उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे और जो रोटर के कंडक्टर बार होते हैं उसमें भी EMF जनरेट होगा। दोस्तों, रोटर पर EMF जनरेट होने की वजह से ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड रोटर के ऊपर टॉर्क जनरेट होता है और हमारा जो रोटर है वो धीरे धीरे गोल गोल घूमना चालू हो जाता है। दोस्तों, रोटर का स्पीड अबाउट 70 to 80% तक जाता है, 70% to 80% तक। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है
और जो रोटर है वो मेन वाइंडिंग की हेल्प से कंटिन्यू रोटेट होता रहता है। दोस्तों हम इसके फेजर डायग्राम को देखते हैं। फेजर डायग्राम दोस्तों, रेफरेंस को हम सप्लाई वोल्टेज लेते हैं V, इट इज़ अ करंट हमारा स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का, जो कि वोल्टेज से काफ़ी कम एंगल में से लैग होती है ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस इन स्टार्टिंग वाइंडिंग। मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस हाई रहता है, हमने देखा। तो दोस्तों ये है हमारा मेन वाइंडिंग का करंट आई मेन। दोस्तों ये जो मेन वाइंडिंग का जो करंट है वो हाईली इंडक्टिव होता है, इसलिए IM सप्लाई वोल्टेज से लैग होगा, मतलब लेस देन 90 डिग्री लैग होगा। ये हमारा स्टार्टिंग करंट और ये हमारा मेन वाइंडिंग का। मेन वाइंडिंग यहाँ पे दोस्तों IM और IS के बीच जो एंगल होता है अल्फ़ा, इसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, और इसी अल्फ़ा एंगल के कारण हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। दोस्तों टोटल वैल्यू ऑफ करंट इसको फाइंड करने के लिए IM एंड IS दोनों के फेज़र एडिशन करेंगे, मतलब इधर से और इधर से, इधर अभी मैंने लिखा है, तो ये हमारा हो गया I दोस्तों। और इसी करंट से हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो फील्ड जनरेट होती है और वो रोटर को कट करती है और रोटर में टॉर्क क्रिएट होता है और उससे ही रोटर घूमना चालू हो जाता है। दोस्तों अभी हम देखते हैं कि हमारा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है। तो इधर हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ये है स्पीड, ये है टॉर्क, इधर है हमारा 0। दोस्तों हमारा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक इधर से चालू हो जाता है और ऐसा रहता है। ये है हमारा N0। दोस्तों एट स्टार्टिंग पॉइंट मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में से जो करंट फ्लो होता है उस टाइम पे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ इस तरह बनता है। और एट N0 मोटर, यहाँ पे N0 पे हमारी मोटर 80 से 90% स्पीड पकड़ती है। उस टाइम पे दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग को सेंट्रीफ्यूगल स्विच के जरिए डिस्कनेक्ट किया जाता है, तभी हमारा मोटर है वो सिर्फ मेन वाइंडिंग की हेल्प से रोटेट होती है। तभी दोस्तों उस टाइम पे हमारा टॉर्क स्पीड का ग्राफ है वो ऐसा बनता है, इधर से चालू हो गए ऐसा होता है। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं कि हमारे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो दोस्तों पहला एडवांटेज है सेल्फ स्टार्टिंग। दोस्तों ये जो मोटर है इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। दूसरा है दोस्तों एडवांटेजेस लो कॉस्ट। तो दोस्तों इस मोटर की बनावट बहुत सरल होती है, इसमें कैपेसिटर जैसे महंगे कंपोनेंट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए दोस्तों ये मोटर बाकी मोटर्स के कंपैरिजन से काफ़ी सस्ती होती है। दोस्तों तीसरा है इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन एकदम सिंपल रहता है दोस्तों, सिंपल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों इस मोटर में कोई ब्रश या कम्यूटेटर या स्लिप रिंग एक कुछ भी नहीं होता, इसलिए दोस्तों इसका
मुख्य रूप से इसमें दो वाइंडिंग रहती है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग, और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहता है। और इसलिए इसका दोस्तों सिंपल डिज़ाइन के कारण इसके समझना और रिपेयर करना भी बहुत आसान होता है। दोस्तों चौथा है इजी मेंटेनेंस। दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन एकदम सरल रहता है और इसमें फ्रिक्शन वगैरह के पार्ट्स भी कम होते हैं, जैसे कि ब्रशेस वगैरह। इसलिए दोस्तों ये मतलब इसका मेंटेनेंस कम आता है और ये लंबे समय तक चलने पर भी इसका मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के एडवांटेजेस। अभी हम देखने वाले हैं उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस दोस्तों, पहला डिसएडवांटेज है लो स्टार्टिंग टॉर्क। लो स्टार्टिंग टॉर्क दोस्तों इस मीटर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी कम होता है दोस्तों। इसलिए ये मोटर ज़्यादा लोड के साथ शुरू होने में मतलब सक्षम नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज है दोस्तों हाई स्टार्टिंग करंट। हाई स्टार्टिंग करंट दोस्तों, ये जो मोटर है जब स्टार्ट होती है तभी वो रनिंग करंट से 7 से 10 गुना ज़्यादा करंट लेती है, मतलब ज़्यादा करंट खींचती है। तभी ज़्यादा स्टार्टिंग करंट होने की वजह से इसके वाइंडिंग को गर्म होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तीसरा दोस्तों डिसएडवांटेज है ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग दोस्तों, हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग रहती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अगर किसी कारण वो मोटर लोड की वजह से अपनी गति नहीं पकड़ पाई और सेंट्रीफ्यूगल स्विच समय पर बंद नहीं हुआ तो ये वाइंडिंग जल भी सकती है, ये मोटर की वाइंडिंग। चौथा है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इशू, वो भी कभी हो सकता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। मगर मतलब ये दोस्तों कि जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच है कभी हमारा ओपन पोजीशन में अटक जाए तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, और कभी क्लोज पोजीशन में अटक जाए ओपन पोजीशन और कभी क्लोज पोजीशन पे अटक जाए तो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग लगातार मतलब जल भी सकती है और जलती है। पांचवा हमारा डिसएडवांटेज है लो पावर फैक्टर। दोस्तों इस मोटर का पावर फैक्टर काफ़ी कम होता है, लगभग 0.6 होता है। दोस्तों ये मोटर की मतलब एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। दोस्तों अभी हमने इसके डिसएडवांटेजेस देखे, अभी हम इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं वो देखते हैं, वो किधर किधर यूज़ होती है एप्लीकेशंस। दोस्तों स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ हम वॉशिंग मशीन में करते हैं, वॉशिंग मशीन में किया जाता है, और इसका यूज़ हम एयर कंडीशन में भी करते हैं, एयर कंडीशनिंग में भी करते हैं। और दोस्तों इसका यूज़ हम ग्राइंडर, ब्लोअर ऐसे मतलब छोटे छोटे उपकरणों में करते हैं जिसमें ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत नहीं होती। और इसका हम लेथ मशीन और फ्लोर पॉलिशर, मिक्सर यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।